गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ रहे हैं पाठ 6 केंद्र सरकार। और इस पाठ में हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति। पहले वाले वीडियो में हमने भारत के राष्ट्रपति के बारे में जाना कि कौन व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति हो सकता है, पद की योग्यताएं, निर्वाचन और महाभियोग प्रक्रिया। आज हम देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति को हमारे संविधान ने क्या क्या शक्तियाँ दे रखी है। वैसे हमें पता है कि संविधान ने प्रशासनिक शक्तियाँ सारी किसको दे रखी है, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग स्वयं न करके अपने अधीनस्थ कर्मचारियों यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से करवाता है। क्यों? क्योंकि हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है, इसलिए। तो संविधान ने राष्ट्रपति को 2 प्रकार की शक्तियाँ दी है, एक तो सामान्यकालीन शक्तियाँ और एक संकटकालीन शक्तियाँ। तो आपको दोनों को अलग अलग समझना है। सामान्यकालीन शक्तियों का मतलब होता है अभी वर्तमान में जैसी स्थिति है, कोई बाह्य आक्रमण का या युद्ध की कोई आशंका नहीं है, सभी राज्यों में जो है शांतिपूर्वक शासन व्यवस्था चल रही है, कोई वित्तीय संकट नहीं है। इस तरह की सामान्य स्थिति जब देश में होती है, किसी भी प्रकार की संकट या कोई आपात स्थिति देश में नहीं होती है, उस समय जिन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति करता है उनको जो है सामान्यकालीन शक्तियाँ कहते हैं। जैसे नाम से ही पता चलता है, सामान्यकालीन यानी सामान्य समय में उपयोग की जाने वाली शक्तियाँ साधारणतया। दूसरी है संकटकालीन शक्तियाँ, जिनको आपातकालीन शक्तियाँ भी कहते हैं। जब हमारे देश पर किसी प्रकार की आपत्ति आ जाती है, संकट आ जाता है, तो उस समय हमारा जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है वो बदल जाती है और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था लागू हो जाती है। क्यों? क्योंकि संकट काल के 3 अनुच्छेद है। अनुच्छेद आप याद रखोगे, अनुच्छेद 352, 356 और 360। इन 3 अनुच्छेदों के तहत राष्ट्रपति अपनी संकटकालीन या आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करता है। और इस समय जब देश में 352 अनुच्छेद या किसी राज्य में लगता है अनुच्छेद 356 और 360 जो है वित्तीय संकट के समय लगने वाला अनुच्छेद है, तो इन अनुच्छेदों का प्रयोग जब राष्ट्रपति करता है तो शासन की सारी शक्ति राष्ट्रपति के पास आ जाती है। फिर राष्ट्रपति का आदेश ही कानून माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रपति अपने संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग करता है तो हमारे देश में संसदात्मक शासन व्यवस्था का ढांचा नहीं रहता है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था हो जाती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या है, यही है कि शासन की शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। एक जगह शक्तियाँ केंद्रित होती है। और वैसे जो हमारे राष्ट्रपति ने शक्तियों का बंटवारा कर रखा है, क्योंकि हमने संघात्मक शासन व्यवस्था को भी अपनाया है। संविधान के अनुसार भी संघात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसके अनुसार जो है शक्तियों का बंटवारा है। लेकिन संकट काल के समय ऐसा नहीं है। संकट काल के समय जो है शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है। तो देखो आज हम इन्हीं का पढ़ेंगे, सामान्यकालीन शक्तियां और संकटकालीन शक्तियां। तो आज के वीडियो में अपन राष्ट्रपति की शक्तियों को देखेंगे। तो आप भी अपनी किताब खोल लो। ये भी 7 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है पूरा। इसमें से आपके प्रश्न 2018 में आया हुआ प्रश्न है, राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ। 2018 में आया था बोर्ड में। देखो किताब में ध्यान दो। अध्ययन की सुविधा के लिए राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों को प्राथमिक रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है, सामान्यकालीन शक्तियाँ और संकटकालीन शक्तियाँ, जो अभी मैंने आपको बताई है। अब आज हम पढ़ेंगे सामान्यकालीन शक्तियाँ या अधिकार। जैसे सामान्य स्थिति देश में होती है, उस समय राष्ट्रपति के पास जो शक्तियाँ होती है उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। संविधान के द्वारा सामान्य काल में राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ प्रदान की गई है उनका अध्ययन निम्नलिखित 5 शीर्षकों के अंतर्गत किया जाएगा। अब इसमें देखना 5 शीर्षक है अलग अलग, उनके भी अलग अलग भाग है। जैसे पहला शीर्षक है आपका कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति का पहला शक्तियों का पहला शीर्षक क्या है, शीर्षक यानी बिंदु। पहली शक्ति है कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्ति। अब देखो हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 के अनुसार जो है संविधान के अनुसार समस्त शक्तियाँ, प्रशासनिक शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होगी। ये हम पढ़ चुके हैं। देखो संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी।
ठीक है, आगे देखो। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होगी? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। ऐसा है हमारे अनुच्छेद 53 में कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी, वो उसका प्रयोग स्वयं भी कर सकता है, करता है ना, अनुच्छेद संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग करता है तब अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत, तो खुद भी कर सकता है और अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों से करवा भी सकता है। तो वैसे सामान्य काल में तो वो करवाता है और संकट काल में खुद करता है, ये ध्यान रखोगे आप। इस प्रकार शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा और सरकार के समस्त निर्णय उसी के नाम से लिए जाएंगे। तो प्रशासनिक या कार्यपालिका संबंधी शक्ति का वर्णन आप कर दोगे कि अनुच्छेद 53 के अनुसार प्रशासनिक शक्तियाँ सारी राष्ट्रपति के पास होती है, ये का ये लिखना है जो मैंने आपको कई बार बताया है। अगला देखो, महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति। राष्ट्रपति के पास महत्वपूर्ण ऊंचे ऊंचे जो पद है हमारे भारत के महत्वपूर्ण पद, उन पर पदाधिकारियों की नियुक्ति भी करता है राष्ट्रपति और उनकी पदच्युति यानी उनको पद से हटा भी सकता है, ये अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। ऊंचे पदों में देखो कौन, जैसे प्रधानमंत्री की सलाह से प्रधानमंत्री को भी शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह से जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति करता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये जो है देश के महत्वपूर्ण पदों पर जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो देखो, राष्ट्रपति भारत संघ के अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे प्रधानमंत्री की सलाह से प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, महालेखा परीक्षक, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य तथा विदेशों में राजदूत आदि की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो आप याद रखोगे, प्रधानमंत्री की और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की, राज्यपाल, उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला है शासन संचालन संबंधी शक्ति राष्ट्रपति की। इस संबंध में उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के नियम बनाए जा सकते हैं। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति तथा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित नियमों का निर्माण करता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभागों का वितरण भी उसी के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति के पास शासन संचालन संबंधी यानी शासन को चलाने की से संबंधित शक्तियाँ भी है कि इस संबंध में उसके द्वारा क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार के नियम बनाए जाते हैं। सभी अलग अलग जो विभाग होते हैं उनके लिए, अलग अलग मंत्रियों के लिए जो है विभिन्न नियम बनाए जाते हैं और वह संसद के दोनों सदनों की क्या करता है, संयुक्त बैठक भी करता है। शासन संचालन के लिए अंडरलाइन कर लो इस पे, संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित नियमों का निर्माण करता है, यानी कि जिन पदों पर वो नियुक्त करता है जिन सदस्यों को, उनके लिए वो नियम भी बनाता है। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, अगला देखो, वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति। वैदेशिक क्षेत्र में राष्ट्रपति के पास महत्वपूर्ण शक्ति है। वैदेशिक कार्य जितनी भी संधियां वगैरह जो भी किया जाता है, विदेशों में राजदूत का अपन ने पढ़ाई था, विदेशों में राजदूत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और विदेशों से जो भी समझौते होते हैं, संधियां होती है, उन पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। तो ये वैदेशिक क्षेत्र में भी शक्ति है। कोई भी युद्ध वगैरह जो किया जाता है, मान लो आगे होके भारत द्वारा, तो वो राष्ट्रपति की अनुमति द्वारा ही किया जाता है। देखो, भारत संघ के वैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, यानी विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जो है वैधानिक प्रमुख है। संविधान के अनुसार राष्ट्र का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। अपने राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति है, लेकिन वास्तविक प्रधान कौन है? अपन ने पढ़ा था, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद।
और वो क्यों? संसदात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण, याद रखोगे आप। वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है और विदेशों के राजदूत व राजनयिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। विदेशों से संधियां और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। तो देखो, किसी भी देश के राजदूत, हमारे देश में भी आते हैं विभिन्न देशों के राजदूत, उनके लिए भारतीय दूतावासों के लिए जो है आदेश देता है, प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है और विदेशों में राजदूत नियुक्त करता है। और विदेशों से संधियां और समझौते किए जाते हैं उन पर राष्ट्रपति, वे भी राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई वैदेशिक शक्ति। अगली है सैनिक क्षेत्र में शक्ति। तो सैनिक क्षेत्र में राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। आपको पता है, भारत का राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख सेनापति, प्रधान सेनापति होता है। सैनिक शक्ति उसके पास है। तो देखो, राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का, समस्त यानी 3 सेनाएं हमारे, वायुसेना, जल सेना और थल सेना, तो तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। किंतु इस अधिकार का प्रयोग वह कानून के अनुसार ही कर सकता है। प्रतिरक्षा, सेवा, युद्ध और शांति आदि के विषय में कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को है। अंडरलाइन कर लो इस पे। भारत का राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है, लेकिन सैनिक शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति बिना संसद के अनुमति के नहीं कर सकता। प्रतिरक्षा, सेवाओं, युद्ध और शांति आदि के विषय में कानून बनाने की शक्ति केवल किसके पास है? संसद के पास। ठीक है, अतः भारतीय राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और न ही सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 352 पढ़ेंगे हम, उसमें भी हम यही पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति जब भारत देश में, अनुच्छेद 352 देश में लागू होता है और अनुच्छेद 56 जो है राज्यों में लागू होता है और अनुच्छेद 360 जो है वो राज्यों या देश दोनों में लागू होता है। ठीक है, वित्तीय संकट के समय होता है वो। तो उसमें भी हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 352 में कि जैसे उसने आपातकाल की घोषणा कर दी राष्ट्रपति ने, तो उसको 1 महीने के अंदर अंदर संसद से स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है। सूचना पहले भी देता है वो संसद को, उसके बाद घोषणा करता है। 1 महीने तक इंतजार थोड़ी करता है संसद की अनुमति के, लेकिन 1 महीने के अंदर उसको संसद से स्वीकृति लेनी होती है। अगर संसद स्वीकृति देती है तो वो उस आपातकालीन घोषणा को जारी रखता है, 6 महीने तक जारी रख सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति। और मान लो संसद अनुमति नहीं देती है 1 महीने के भीतर, तो उसको आपातकाल हटाना पड़ता है। ये इसमें उसमें पढ़ लेंगे अपन। ठीक है, तो देश की जो है प्रतिरक्षा, सेवा, युद्ध, शांति आदि के विषय में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। वैसे राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है, लेकिन वो संसद की स्वीकृति के बगैर जो है सेना को किसी भी प्रकार का आदेश नहीं दे सकता। ये ध्यान रखोगे आप। ठीक है, तो ये हुई पहली शक्ति राष्ट्रपति की, कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक शक्ति के कितने पॉइंट है ये देखो। पहला, महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व राष्ट्रपति व पदच्युति। दूसरा, शासन संचालन संबंधी शक्ति। तीसरा, वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति। और चौथा, सैनिक क्षेत्र में शक्ति। ये राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियाँ हुई? प्रशासनिक शक्तियाँ, जो 2018 में आई थी। अगली आएगी आपके विधायी क्षेत्र का प्रशासन। तो ये भी आया 2018 में, 7 नंबर का प्रश्न है ना, तो पूरा आया हुआ है। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये। अगला देखो, विधायी शक्तियाँ। दूसरा, पहली प्रशासनिक शक्तियाँ, प्रशासन की शक्तियों में 4 पॉइंट। अब दूसरी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ। विधायी यानी कानून निर्माण से संबंधित। तो हमको पता है कि संसद जो मंत्रिपरिषद जो विधेयक पेश करती है लोकसभा में यानी संसद में, संसद उसको पारित करती है और पारित, दोनों सदनों में पारित होने के बाद वो विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है उसके बाद ही वो विधेयक जो है कानून बनता है। ठीक है, तो विधायी शक्ति राष्ट्रपति के पास है। विधायी यानी कानून निर्माण से लेकर। भारत का राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, यह आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रपति भारत संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है। वास्तविक प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधान तो है ही, उसे भारतीय संसद का
भी अभिन्न अंग माना गया है ना। संसद यानी व्यवस्थापिका का भी अभिन्न अंग है। कार्यपालिका का प्रधान तो है ही, संसद का भी अंग। संसद के 3 अंग है ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसद का भी अंग माना गया है। और इस रूप में राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में विभिन्न शक्तियां प्राप्त है, क्योंकि राष्ट्रपति व्यवस्थापिका में भी होता है और कार्यपालिका का भी सदस्य होता है। तो देखो, विधायी क्षेत्र में प्रशासन राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित अनेक शक्तियां प्राप्त है। वह संसद के अधिवेशन बुलाता है। देखो कौन कौन सी शक्तियां हैं। वह संसद के अधिवेशन बुलाता है। जैसे नई लोकसभा बनती है तो पहले ही सत्र को जो है वो राष्ट्रपति बुलाता है और वही उसको जो है वो करता, आह्वान करता है, उसकी वो भी करता है, यानी बैठक वही लेता है, राष्ट्रपति लेता है नई लोकसभा के प्रथम सत्र की। संसद में अधिवेशन बुलाता है और अधिवेशन की समाप्ति की घोषणा करता है। ये विधायी संबंधी शक्ति है। संसद के अधिवेशन बुलाता है और समाप्ति की घोषणा करता है। वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को निश्चित काल से पूर्व भी भंग कर सकता है। अब तक 9 बार लोकसभा भंग हो चुकी है। दूसरी विधायी शक्ति क्या है? वह प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को जो है समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। लोकसभा में भी पढ़ा था हमने कि 9 बार राष्ट्रपति हमारी लोकसभा भंग हो चुकी है। ठीक है, तो विधायी शक्ति में ये लगा लो कि वह संसद का अधिवेशन बुलाता है और समाप्ति की घोषणा करता है और प्रधानमंत्री की सलाह से वो लोकसभा को भंग भी कर सकता है। ये विधायी क्षेत्र का प्रशासन। आगे देखो, 9 बार भंग किया जा चुका है। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देता है। उसके द्वारा अन्य अवसरों पर भी संसद को संदेश या उनकी बैठकों में भाषण देने का कार्य किया जाता है। राष्ट्रपति के इन भाषणों में शासन की सामान्य नीति की घोषणा की जाती है। शासन की सामान्य नीति की घोषणा जो है संसद के दोनों सदनों का जो अधिवेशन होता है उसमें राष्ट्रपति शासन की सामान्य नीतियों की घोषणा करता है। वैसे विशेष नीतियां संसद बनाती है। ठीक है, संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में बताया ना मैंने, जब नई लोकसभा बनती है और उसके बाद संसद का प्रथम सत्र चलता है, अधिवेशन चलता है, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देता है और उसकी अध्यक्षता भी करता है। वैसे लोग संसद के दोनों सदनों की बैठक होती है तो भी लोकसभा अध्यक्ष करता है अध्यक्षता, लेकिन प्रथम सदन में राष्ट्रपति करता। प्रथम सत्र जब चलता है नई लोकसभा का तब राष्ट्रपति करता है। ये ध्यान रखोगे आप। अगला देखो, सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति, ये भी राष्ट्रपति के पास है। आपको पता है लोकसभा राज्यसभा में आपने पढ़ा है कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय को मनोनीत करता है और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, जो कला, साहित्य आदि क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। देखो, सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, जिनके द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला या अन्य किसी क्षेत्र में विशेष सेवा की गई हो। वही लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को नियुक्त करता है। नियुक्त क्या, मनोनीत करता है। क्या करता है? मनोनीत। देखो बेटा, अपने यहाँ पर सदस्य जो राजनीति में है वो 3 तरह के होते हैं, ये ध्यान रखोगे आप। पहले निर्वाचित का मतलब होता है जिनको जनता अपना मतदान करके चुनती है या जनता द्वारा चुने हुए सदस्य निर्वाचित चुनते हैं। जिनको चुना जाता है ना वोट देके, जनता प्रत्यक्ष मतदान करके चुनती है, वो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं। और जो जनता द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वो भी निर्वाचित होते हैं। जैसे राष्ट्रपति, वो भी निर्वाचित है। हमारे एमएलए, एमपी वो भी निर्वाचित है। तो पहला प्रकार सदस्यों का निर्वाचित सदस्य। दूसरे होते हैं नियुक्त, जैसे प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, इस तरह। और तीसरे होते हैं मनोनीत। ये मनोनीत राज्यसभा में 12 सदस्य और लोकसभा में 2 सदस्य हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे। तो ये हो गया मनोनीत करने की शक्ति। अगला है विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग। देखो, संसद द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करता है, ये हमें पता है।
राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है, तभी वो कानून का रूप ग्रहण करता है। वैसे तो संसद द्वारा बनाए हुए विधेयकों पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर ही देता है, लेकिन कभी कभार राष्ट्रपति उनको पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है संसद में वापस, अगर उसको सही नहीं लगे तो संसद उस पर विचार करती है और संसद उसमें परिवर्तन कर भी सकती है जो राष्ट्रपति चाहता है, और नहीं भी करे तो भी राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही होते हैं अधिकांश परिस्थितियों में। लेकिन अगर राष्ट्रपति जो है चाहता है कि नहीं, इसमें ये परिवर्तन होना ही चाहिए, तो एक विशेष अधिकार उसको दे रखा है राष्ट्रपति को, जेबी वीटो का। तो उसमें क्या करता है वो राष्ट्रपति, उसको जो है न तो हस्ताक्षर करेगा न वापस संसद में भेजेगा, उसको फोल्ड करके पॉकेट में रख लेगा, तो पॉकेट वीटो कहते हैं उसको। ऐसे अगर कोई राष्ट्रपति करता है तो वो विधेयक कानून नहीं बनता है। आज तक एक ही बार राष्ट्रपति ने पॉकेट पावर का प्रयोग किया, ज्ञानी जेल सिंह ने। वो कोई भारतीय रेल डाक सेवा से लेकर कोई विधेयक था। तो देखो, विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग। संसद द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करता है। ठीक है, कानून कैसे बनता है ये आपको पता चल गया। पहले विधेयक बनता है। विधेयक कौन बनाते हैं? तो मंत्री परिषद। फिर वो जो है उसको संसद में पेश करते हैं। संसद में दोनों सदनों में उस पर बहस होती है, चर्चाएं होती है। 3 चरण होते हैं उसके भी, वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। और जब दोनों सदनों में वो पारित हो जाता है, पास कर देते हैं दोनों सदन उसको, तब वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है। उसके बाद ही वो विधेयक कानून का रूप ग्रहण करता है। ठीक है, वह साधारण विधेयक को कुछ सुझावों के साथ संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन यदि वह विधेयक संसद द्वारा पुनः संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे स्वीकृति देनी होगी। तो इसमें आगे नहीं लिखा बेटा, आगे जो मैंने आपको बताया है। वैसे तो अधिकांश परिस्थितियों में राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही होगी, वो हस्ताक्षर उस पर कर ही देता है, लेकिन संसद द्वारा राष्ट्रपति को जो है विशेष अधिकार दिया हुआ है एक पॉकेट जेबी वीटो का, यानी पॉकेट पावर, कि वो उस पर हस्ताक्षर भी ना करे और वापस संसद को भी में भी नहीं लौटाए, वो उसको समेट के अपनी जेब में रख सकता है। तो वो विधेयक कानून नहीं बनेगा, वो लागू नहीं होगा जिस भी विभाग का है वो। ठीक है, तो ये निषेधाधिकार उसी को कहते हैं वीटो पावर। निषेधाधिकार यानी वीटो पावर। आपने 9th क्लास में संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ा, तो वहाँ भी 5 देश जो स्थायी देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, उनके पास भी है ना वीटो पावर, वही। अब अगला है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी है। अध्यादेश राष्ट्रपति जो है कब जारी करता है? देखो, जिस समय संसद का अधिवेशन न हो रहा हो और उस समय देश को किसी कानून की जरूरत हो, संसद कानून बनाती है, तो संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और आनन फानन में जो है देश को किसी कानून की जरूरत हो, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति एक आदेश जारी करता है, उसको जो है अध्यादेश कहते हैं। वो 6 माह के लिए होता है और 6 माह के अंदर अंदर अगर संसद का सदन चल जाता है और उसको पारित कर देता है तो वो कानून बन जाता है, और नहीं चलता है और पारित नहीं होता है तो वो कानून नहीं बनता है। दूसरी बार अध्यादेश अगर जरूरी है तो दोबारा भी राष्ट्रपति 6 महीने के और लिए और लागू कर सकते, 6 सप्ताह के लिए कर सकता है और दोबारा। और उसके बाद अगर संसद उसे कानून बनाती है तो ठीक है, नहीं तो वो नहीं बनता है, फिर ख़त्म हो जाता है वो। तो ये शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। देखो, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जिस समय संसद का अधिवेशन न हो रहा हो उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। तो इसके आगे आप ये भी लिख सकते हो कि जिस समय संसद का अधिवेशन न हो रहा हो और देश को किसी कानून की जरूरत हो, उस समय राष्ट्रपति को आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। यह अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहेंगे, लेकिन संसद चाहे तो उसके द्वारा इस अवधि से पूर्व भी इन अध्यादेशों को समाप्त किया जा सकता है। 6 सप्ताह की जगह 6 महीने कर लो इसको, 6 महीने तक लागू रहता है, और अगर संसद चाहे तो उसको जो है समाप्त भी कर सकती है, और संसद चाहे तो उस अध्यादेश को एक कानून का रूप भी दे सकती है। ठीक है, तो ये है अध्यादेश। अब है विधायी शक्ति। देखो, विधायी शक्ति,
वित्तीय शक्ति। तीसरी, दो शक्तियां पढ़ ली हमने राष्ट्रपति की, प्रशासन संबंधी शक्ति या कार्यपालिका शक्ति, और दूसरी पढ़ ली हमने विधायी शक्ति। कार्यपालिका शक्ति के 4 पॉइंट थे, विधायी शक्ति के पॉइंट देखो, विधायी क्षेत्र का प्रशासन, सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति, विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग, चौथा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इसके भी 4 पॉइंट है, दोनों के 4-4 पॉइंट है। अब तीसरी शक्ति है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्तियां भी है। राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर भारत की सिंचित निधि से जो है पैसा नहीं निकाला जा सकता है। और जो धन विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के, बताए थे ना, विधेयक भी 3 प्रकार के होते हैं, एक साधारण विधेयक, एक संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक, और एक होता है धन विधेयक या वित्त विधेयक। तो हमने पढ़ा था कि साधारण विधेयक और संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक तो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन वित्त विधेयक या धन विधेयक जो है पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों की तुलना की हमने, तो वित्तीय शक्ति लोकसभा के पास अधिक है राज्यसभा से। तो धन विधेयक को लेकर क्या है कि धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाती है, उसके बाद ही विधेयक तैयार किया जाता है और वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जब लोकसभा उसको जो है पारित कर देती है, दोनों सदनों में वो पारित हो जाता है, तो धन विधेयक पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही होते हैं। धन विधेयक से के संबंध में जो है राष्ट्रपति पॉकेट पावर का प्रयोग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उससे पहले ही पूछ के विधेयक पेश किया गया था, इसलिए वो उसका प्रयोग नहीं कर सकता। देखो, वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार के उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण रखवाएगा और उसकी आज्ञा के बिना धन विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। ठीक है, वित्तीय शक्तियां 2 है। एक तो राष्ट्रपति क्या करता है, जो बजट पारित पेश करवाया जाता है संसद में, वो राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए एक प्रत्येक वर्ष बजट पास किया जाता है, आय व्यय का विवरण रखवाएगा। आय व्यय का विवरण यानी बजट जो है रखवाएगा। ये वित्तीय शक्ति है राष्ट्रपति की, और राष्ट्रपति की अनुमति के बिना जो है धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति आपको पता है कि हमारी न्यायपालिका है। वैसे तो न्यायपालिका जैसे 3 स्तर पर है न्यायपालिका, अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। कोई भी केस अधीनस्थ न्यायालय से उच्च न्यायालय में जाता है, उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने अगर किसी को कोई दंड दे दिया तो अंतिम उसके पास जो होता है राष्ट्रपति। तो न्यायिक शक्ति राष्ट्रपति के पास है कि उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने जो फैसला दिया उसके विरुद्ध व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के पास जा सकता है और राष्ट्रपति ही उसमें कुछ संशोधन कर सकता है। बाकी सर्वोच्च न्यायालय के बाद अपील कहीं पर भी नहीं की जा सकती। और हमने ये भी पढ़ा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है राष्ट्रपति। क्षमादान की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। ये न्यायिक शक्ति में क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति दी गई है। देखो, संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपनाया गया है। वैसे हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य, किसी का कोई दबाव नहीं है इस पे न्यायपालिका पर। सिद्धांत को अपनाया गया है, वह उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह कौन? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्मित न्यायालय के कार्य व्यवस्था से संबंधित नियमों के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्मित न्यायालय की कार्य व्यवस्था जो है उससे संबंधित नियमों के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है कि उच्चतम न्यायालय की कार्य व्यवस्था किस प्रकार की होगी, उसके जो नियम बनाए जाते हैं उसके लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति ली जाती है। तो ये न्यायिक शक्ति हो गई। राष्ट्रपति को एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति क्षमादान भी प्राप्त है। अंडरलाइन करो, क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में प्राप्त है। यहाँ 2 शक्तियाँ हो गई न्यायिक शक्तियों में कि उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उनकी कार्य व्यवस्था से संबंधित नियमों के संबंध में राष्ट्रपति से स्वीकृति ली जाती है 2। और तीसरी है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति।
उसमें राष्ट्रपति क्या करता है कि राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति के अंतर्गत दंड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा प्रदान करने या दंड को कुछ समय के लिए स्थगित करने का अधिकार भी प्राप्त है। क्षमा दान की शक्ति में राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी व्यक्ति को जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को राष्ट्रपति कम कर सकता है, या फिर उसकी पूरी जांच पड़ताल करवाता है और उसको वो व्यक्ति दोषी नहीं पाया जाता है मान लो, तो उसको क्षमा भी कर सकता है। वैसे ये परिस्थितियाँ बहुत कम होती है कि क्षमा करे, क्योंकि फैसला जो है अधीनस्थ न्यायालय से उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय तक का होता है, तो ऐसे में क्षमा कम ही किया जाता है। लेकिन हो सकता है कि मान लो राष्ट्रपति भी ऐसे ही थोड़ी कर देता है, जांच करवाता है उस मामले की पूरी, और उसमें अगर व्यक्ति उसको निर्दोष पाया जाता है या उसका इतना अपराध नहीं होता जितना उसे दंड दिया जा रहा है, तो ऐसे में जैसे मौत की सज़ा दी गई तो उसको आजीवन कारावास में बदल सकता है, आजीवन कारावास की सज़ा दी गई तो उनको 5 साल 10 साल की सज़ा में बदल सकता है, इस तरह से। और अगर उसको बिल्कुल निर्दोष पाया जाता है व्यक्ति तो वो उसे क्षमा भी कर सकता है। तो ये न्यायिक शक्ति है क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के अनुसार। तो ये हुई बेटा राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ, और अगले वीडियो में हम संकटकालीन शक्तियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको जैसे ये 2018 में आई हुई है, तो आपको अच्छे से अलग अलग हेडिंग डाल के इनका अलग अलग वर्णन कर लेना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है पूरा, राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य हेडिंग डालो। उसके बाद आप जो है ये 2-3 लाइनें ये लिखो कि 2 भागों में बांटा गया है शक्तियों को, फिर सामान्यकालीन शक्ति हेडिंग डालकर ये सारा ऐसे का ऐसे आपको करना है। ठीक है।